हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम एक डिफरेंट तरीके की वीडियो करेंगे। अक्टूबर मंथ आपके लिए, मेरे लिए और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार महीना नहीं रहा। इंडेक्स डाउन है, आपका और मेरा पोर्टफोलियो डाउन है, तो इट्स अ राइट टाइम टू चेक टेक्निकल हेल्थ ऑफ आवर पोर्टफोलियो। क्योंकि हर बुल मार्केट में ना डिफरेंट विनर्स होते हैं। जो स्टॉक इस बुल मार्केट में अच्छा कर रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट बुल मार्केट में अच्छा ना करे। नेक्स्ट बुल मार्केट में नए विनर्स निकल के आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि विनर्स को स्पॉट करना इस तरीके के माहौल में थोड़ा इजी होता है। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए, अक्टूबर के मंथ में निफ्टी लगभग 7 से 8% डाउन था। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स 9 से 10% डाउन थे और बहुत सारे स्टॉक आपके और मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे थे जिन्होंने 10%, 15%, 20% या 25 से 30% भी करेक्शन दिखा दी। इसका मतलब यह है कि कुछ स्टॉक्स रिलेटिवली बहुत स्ट्रांग है, कुछ स्टॉक रिलेटिवली बहुत ज्यादा वीक है। अब नेक्स्ट बुल रन में चांसेस हैं कि जो स्टॉक रिलेटिवली वीक है वो वीक ही रहेंगे। उनका स्टॉक प्राइस ऊपर जाने में थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। हाउएवर, जो स्टॉक आज के माहौल में भी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, उतनी करेक्शन नहीं हो रही जिनमें जितनी करेक्शन पूरे इंडेक्स में हो रही है, तो वो स्टॉक्स चांसेस ये हैं कि नेक्स्ट बुल रन में कहीं बेटर रिटर्न देंगे हमें। तो ये जो आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, इसका मेन मकसद यही है, ये जानना कि कौन से स्टॉक्स रिलेटिवली स्ट्रांग हैं और कौन से वीक हैं। हम जो अपनी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इस बेस पर करेंगे कि कौन सा स्टॉक ज्यादा हमें स्ट्रांग नजर आता है। जितने भी वीक स्टॉक्स हैं उनसे हम अपनी दूरी बना के रखेंगे, अपनी पोजीशन भी हो सके काट दें। हाउएवर, जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, जो खासकर नया इन्वेस्टर होता है, उसकी साइकोलॉजी थोड़ी डिफरेंट तरीके से काम करती है। वो इन्वेस्टर हमेशा उन स्टॉक्स में एवरेजिंग करता है जो सबसे ज्यादा गिर रहे होते हैं, यानी जो सबसे ज्यादा रिलेटिवली वीक स्टॉक्स हैं उनके अंदर ज्यादा एवरेजिंग करते हैं। वो सोचते हैं कि ये स्टॉक अगर ज्यादा गिरा है तो उठे भी ज्यादा का। हाउएवर, ऐसा होता नहीं है। जो स्टॉक्स इस तरीके की मार्केट में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाते हैं उनके चांसेस ज्यादा होते हैं फ्यूचर में बेटर परफॉर्म करने के लिए। हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, गारंटी किसी चीज की नहीं है, गारंटी किसी चीज की नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है ऐसे स्टॉक्स को बेटर परफॉर्म करने की। एवरेजिंग करते हुए इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और एवरेजिंग करते हुए हम एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब कोई स्टॉक गिर रहा होता है हम उसकी एवरेजिंग करना शुरू कर देते हैं और वो स्टॉक थोड़े दिन के बाद थोड़ा और गिर जाता है, फिर से एवरेजिंग करते हैं। थोड़े दिन के बाद ये होता है कि वो स्टॉक हमारी पोर्टफोलियो का 25-30% या 50% ऑफ द पोर्टफोलियो है। जब इतनी ज्यादा ओवर एलोकेशन हम किसी भी स्टॉक में कर देते हैं, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो, तो सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो शायद हम स्टॉक मार्केट से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। हम कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ही बंद कर देंगे। तो इन सब रिस्क से हमें बचना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जब भी आप कोई स्टॉक खरीदे तो अपनी ड्यू डिलीजेंस कीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए और उसके बाद ही स्टॉक खरीदिए। किसी भी यूट्यूबर या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम ग्रुप के भरोसे कभी भी स्टॉक पिकिंग मत कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 लगातार 4 हफ्तों तक गिरता रहा अक्टूबर में और इन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर इसने बाउंस बैक दिखाया है ऑन इट्स 30 वीक ईएमए। पिछले 18 से 20 महीने अगर हम देखेंगे तो 30 वीक ईएमए हैज बीन अ वेरी कंसिस्टेंट सपोर्ट फॉर निफ्टी 50। ठीक है, बार बार इन्होंने बाउंस दिखाया है 30 वीक ईएमए से। अगर स्टॉक मार्केट 30 वीक ईएमए से नीचे क्लोज दिखाती है, बार बार क्लोज दिखाती है, तो हो सकता है हमको निफ्टी लेवल 22,000 के आसपास भी देखने को मिले। आज के दिन में मैं कोई भी बाइंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर निफ्टी 22,000 के आसपास तक जाता है तो मैं बाइंग फिर से शुरू कर दूंगा, क्योंकि 15-20% की करेक्शन निफ्टी में डेली नहीं आती है। हाँ, 10% की, 8% की, 5% की करेक्शन होती रहती है निफ्टी में, लेकिन 15 से 20% करेक्शन इन निफ्टी इज क्वाइट सब्सटेंशियल। और मैं फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाऊंगा और नई पोजीशंस बनाना शुरू कर दूंगा। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स की भी हालत यही है। 30 वीक ईएमए तक वो गिरे हैं, उसके बाद बाउंस बैक दिखाया है। हाउएवर, स्मॉल कैप में एक जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जो बाउंस है लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में वो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू निफ्टी, जो हमेशा स्मॉल कैप में होता है। वो गिरते भी ज्यादा है और जब बाउंस दिखाते हैं तो वो भी ज्यादा दिखाते हैं। तो इंडेक्स को देखकर ये बात समझ में आ गई कि 30 वीक ईएमए इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर होल इंडेक्स एज वेल एज इंडिविजुअल स्टॉक्स टू। अगर कोई भी स्टॉक 30 वीक ईएमए से नीचे क्लोज देता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की मार्केट में वो बहुत वीक स्टॉक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो स्टॉक्स 30 वीक ईएमए से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं वो टेक्निकली रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स हैं। चलिए एक एक करके सभी स्टॉक्स को देखते हैं कि उनमें चल क्या रहा है। केमिकल स्टॉक्स से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुदर्शन केमिकल्स की। तो सुदर्शन केमिकल
का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है जो स्मॉल कैप इंडेक्स का है। लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में इसने बहुत अच्छा बाउंस बैक दिखाया था और स्टॉक अपने 30 वीक ईएमए से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि अपने ऑल टाइम हाइक से सुदर्शन लगभग 14% या 13% के आसपास डाउन है। इसके अलावा अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन टू निफ्टी 250 देखते हैं तो हमें स्टॉक बहुत डिसेंट नजर आता है, बहुत ज्यादा वीकनेस नजर नहीं आ रही हमें स्टॉक में। तो सुदर्शन की टेक्निकल परफॉर्मेंस से मैं सेटिस्फाइड हूं और देखना होगा कि नेक्स्ट लेग जब निफ्टी शायद 22,000 के आसपास तक जाएगा तो उस समय सुदर्शन क्या करेगा, वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब पीसीबीएल की बात कर लेते हैं। पीसीबीएल अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 25% नीचे है और जो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 250 इंडेक्स वो भी हमें बड़ा वीक नजर आ रहा है, क्योंकि स्टॉक लगातार पिछले 2 महीने से नीचे की तरफ जा रहा है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 250। हाउएवर स्टॉक ने अपनी पोजीशन अबाउ 30 वीक ईएमए बनाई रखी है, इंटैक्ट रखी है। इस पैटर्न को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये स्टॉक अभी कुछ दिन 30 वीक ईएमए के आसपास ही ट्रेड करने वाला है, जैसा कि स्टॉक ने मार्च और जुलाई मंथ के आसपास किया था। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई स्टॉक बहुत ज्यादा मोमेंटम में होता है तो उसे कूल डाउन होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। शायद ये यहां पर थोड़े दिन कूल डाउन होगा अपनी 30 वीक ईएमए के आसपास और फिर उसके बाद अगली लेग ऑफ ग्रोथ दिखाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी स्टॉक में बना हुआ हूं और मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल्स इसके इतने बुरे नहीं है कि हम यहां से एग्जिट हो जाए। अब बात कर लेते हैं धर्मज की। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा वन ऑफ द मोस्ट बुलिश स्टॉक। अगर टेक्निकली स्टॉक को देखेंगे तो 30 वीक ईएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, अच्छा बाउंस लिया है स्टॉक ने। और ये जो 300 का जो लेवल है वो धर्मज के लिए वैसे भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि स्टॉक ने इस लेवल के आसपास अपना ऑल टाइम हाई पहले बनाया था। जब भी कोई स्टॉक हाई बनाता है और उसके बाद उसी हाई पॉइंट को सपोर्ट लेता है फ्यूचर रैली में, तो उसको एक हम बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की तरह देखते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे 300 का लेवल धर्मज का बड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। धर्मज की मोस्टली करेक्शन अगस्त और सितंबर के महीने के आसपास हो गई थी। अक्टूबर के महीने में तो इसने बेटर रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई है इन कंपैरिजन टू स्मॉल कैप इंडेक्स। तो इसीलिए मुझे ये स्टॉक ज्यादा बुरा नहीं लग रहा टेक्निकली एंड आई एम क्वाइट कंफर्टेबल हियर। नेक्स्ट क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आएंगे तो उम्मीद है वो अच्छे आएंगे, क्योंकि मॉनसून पूरे देश में बहुत अच्छा रहा है आपकी बार। तो उसके बाद उम्मीद है कि ये स्टॉक और ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाएगा। अब एंटनी वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। पैटर्न लगभग सेम है जो धर्मज का पैटर्न था और मैं तो ये कहूंगा कि धर्मज से कहीं ज्यादा बुलिश है, क्योंकि 30 वीक ईएमए अभी भी इस स्टॉक के प्राइस से बहुत नीचे है। तो देयर इज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ओवर हियर। तो इस स्टॉक के प्राइस एक्शन को देख के भी मैं बुलिश हूं और मुझे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है यहां पर बने रहने में। इसके बाद एडीएफ फूड्स का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो वो भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्राफ है और यहां पर स्टॉक ऑल टाइम हाइट से भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एडीएफ फूड्स भी स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इस तरीके के चार्ट पैटर्न पे हमको हमेशा ओवर बुलिश रहना चाहिए, क्योंकि देयर इज हार्डली एनी करेक्शन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इसी तरीके का पैटर्न जैगल दिखा रहा है। 30 वीक ईएमए से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है आज के दिन में। बहुत ज्यादा करेक्शन हुई नहीं है, ऑल टाइम हाई से शायद 12 या 13% डाउन था सिर्फ। इस तरीके के स्टॉक में 12-13% का करेक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता। तो जैगल के प्राइस एक्शन से भी मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूं और मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑल टाइम हाई जैगल ने मार्च के मंथ में बनाया था उसको ये एक सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, विच इज अगेन अ बुलिश साइन ओवर हियर। तो टेक्निकली जैगल भी बड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और इसीलिए स्टॉक में मैं अपनी पोजीशन को बरकरार रख रहा हूं। अगर निफ्टी कल को 22,000 चला जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैगल भी अपनी जो 30 वीक ईएमए है उसको टेस्ट करेगा। 350 का लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है जैगल के लिए। आई थिंक अभी ये काफी कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड कर रहा है। श्याम मेटल्स की भी सिचुएशन लगभग सेम है। अभी स्टॉक 30 वीक ईएमए से काफी ऊपर है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। उसके बाद ऑल टाइम हाई से 12% डाउन है, विच इज नॉट अगेन वेरी हाई, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेटिव स्ट्रेंथ हमें बहुत अच्छी नजर आ रही है। ठीक है, स्टॉक ने रिलेटिव स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन टू निफ्टी स्मॉल कैप 250 बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब इस तरीके के स्टॉक में पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं अपनी पोजीशन यहां पर बरकरार रख रहा हूं। अब बात कर लेते हैं शायद मेरे पोर्टफोलियो के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक के बारे में, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में। ये स्टॉक पोर्टफोलियो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक इसलिए है क्योंकि ये शायद अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है आज के दिन में। सिर्फ ये स्टॉक नहीं, इस कैटेगरी के जितने भी स्टॉक्स हैं, वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक्स हैं, जैसे 360 वैम हो गया या फिर आनंद राठी वेल्थ हो गया, ये सभी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आनंद राठी के तो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सारे स्टॉक्स में मैं कोई एक स्टॉक चूज करूंगा तो नोवामा करूंगा आज के दिन में। इस स्टॉक में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक उतना ज्यादा कंफर्टिंग नहीं रहा जितना 6 या 8 महीने पहले था। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं चाहता हूं कि ये स्टॉक थोड़ा कूल डाउन हो जाए, अपनी 30 वीक ईएमए के आसपास आ जाए। अभी होता क्या है ना, स्टॉक्स को बढ़ने के लिए ना थोड़ी फायर पावर इकट्ठी करनी होती है, थोड़ा रेस्ट करना होता है थोड़े दिन। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं हो सकता जो हमेशा ही ऊपर जाता रहे, और नोवामा लगातार ऊपर जा रहा है। बस अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये थोड़ा डाउन था, उसके बाद ये लगातार स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मैं फ्रेंकली चाहता हूं कि ये स्टॉक थोड़ा सा रेस्ट ले थोड़े दिन, और फिर उसके बाद अपनी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी को कंटिन्यू करे। ये 7-8 स्टॉक तो बड़े स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे। अब हम वीकर स्टॉक्स की बात करते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे हैं। शुरुआत वेलस्पन से करते हैं। ये स्टॉक मैंने अभी रिसेंटली खरीदा था और 30 वीक ईएमए के आसपास ही मैंने इस स्टॉक को खरीदा है। मैंने अपनी टेक्निकल एनालिसिस में भी आपको बताया था कि अगर ये स्टॉक 30 वीक ईएमए से नीचे ट्रेड करना शुरू हो जाएगा तो वीकनेस शुरू हो जाएगी और वहां पर मैं कोई भी बाइंग नहीं करूंगा। तो आज के दिन में ये ब्रेकआउट हो चुका है। ये दूसरा हफ्ता है जब इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 30 वीक ईएमए से नीचे। उसके बाद अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 25 से 30% के आसपास डाउन है। और जो लास्ट वीक ऑफ रैली थी अक्टूबर की, वो रैली भी इस स्टॉक को अपनी 30 वीक मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं ले जा पाई। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि स्टॉक में बहुत ज्यादा वीकनेस है। हमें नहीं पता कि ये स्टॉक अभी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा तो कहां तक जाएगा। अगर इस स्टॉक ने 130 के लेवल के आसपास क्लोजिंग दे दी किसी हफ्ते में, तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये स्टॉक शायद अगले लंबे समय के लिए साइडवेज ट्रेंड करने वाला है, क्योंकि नवंबर 2023 के बाद ये स्टॉक उसी रेंज में डील कर रहा है। ठीक है, हमें नहीं पता ये रेंज टूटेगी कब। हाँ, ये जरूर है कि अगर ये रेंज ब्रेकआउट होती है, स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, तो अपवर्ड पोटेंशियल इन दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स आर ह्यूज। क्योंकि फंडामेंटली भी मुझे ये स्टॉक बहुत पसंद है। पोजीशन साइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत ज्यादा इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया था। जितना मुझे इन्वेस्ट करना था उसका 40-50% के आसपास मैंने इन्वेस्ट किया था। अभी अगर ये 135 के आसपास चला जाता है तो मैं इसमें अपनी थोड़ी बहुत पोजीशन काट दूंगा। ठीक है, और अगर ये बार बार 130 से नीचे क्लोजिंग देता है तो शायद हो सकता है मैं इस स्टॉक से एग्जिट भी कर जाऊं। तो जब भी कोई स्टॉक इस तरीके के टेक्निकल पैटर्न्स दिखाए तो उस स्टॉक में हमेशा कॉशियस हो जाइए, और बॉटम फिशिंग करने की कोशिश तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता इस स्टॉक का बॉटम कहां पर आएगा, कहां पर गिरने लगेगा तो कहां पर पकड़ेंगे। हाँ, स्टॉक साइडवेज ट्रेंड कर रहा हो और 30 वीक ईएमए से ऊपर चला जाए तो आप बाइंग कर सकते हैं। एटलीस्ट मैं तो 30 वीक ईएमए से नीचे बाइंग नहीं करूंगा। अब बात करते हैं 3 ऐसे स्टॉक्स की जो फंडामेंटली मेरे बहुत फेवरेट स्टॉक्स हैं, लेकिन टेक्निकली आज के दिन में बहुत ज्यादा वीक नजर आ रहे हैं। अब यहां पर चीजें बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाती हैं कि मैं इन स्टॉक्स में बना रहूंगा या फिर इनको बेचूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सेमी होटल्स की। सेमी होटल के प्राइस सेक्शन में फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। रीजन पता है क्या है? कि स्टॉक ने एक लोअर हाई दिखा दिया है। जो फेब 2024 का ऑल टाइम हाई हुआ करता था, उसके बाद स्टॉक ने नीचे ट्रेंड करना शुरू किया और फिर उसके बाद दोबारा ऊपर जाना शुरू किया। जब दोबारा ऊपर जाना किया तो सितंबर 2024 में स्टॉक ने एक और हाई दिखाया, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। वहां पर मैं बहुत ज्यादा बुलिश था स्टॉक को लेकर और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शायद अपना ऑल टाइम हाई तोड़ देगा, लेकिन इस स्टॉक ने एग्जैक्टली उल्टा किया। मैंने वहां पर बाइंग भी की थी। ठीक है, लेकिन स्टॉक ने क्या किया? स्टॉक 30 वीक ईएमए से नीचे चला गया और लगातार 2 हफ्तों से 30 वीक ईएमए से नीचे क्लोज दे रहा है। अगर ये स्टॉक अपना जुलाई 2024 का लो तोड़ देता है और 170 के लेवल से नीचे क्लोज होने लग जाएगा, तो मुझे अपनी जितनी भी फंडामेंटल स्टडी थी ना, उसको साइड में रखना पड़ेगा और मुझे कॉल लेनी पड़ेगी टेक्निकल बेस पर। देखिए, जब कोई स्टॉक आपके दिल के बहुत करीब होते हैं ना, आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो स्टॉक पे, बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं और वो स्टॉक आपके हिसाब से परफॉर्म नहीं करता, तो आप ना इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो उस स्टॉक से। मेरे साथ भी यही हो रहा है, सबके साथ यही होता है। तो हमें ना स्टॉक मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करें, इमोशंस को अलग रखना है और रैशनल माइंडसेट को अलग रखना है। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं रैशनल होकर सोचना पड़ेगा कि सेमी में मैं अपनी पोजीशन कब काटने लगूंगा। हो सकता है 170 से नीचे जाने लग जाए ये स्टॉक, तो मैं अपनी पोजीशन को कम करना शुरू कर दूंगा। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा इस स्टॉक को कि कब ये 30 वीक ईएमए से ऊपर क्लोज देने लग जाएगा, फिर मैं अगेन बुलिश हो जाऊंगा। और बहुत ज्यादा बुलिश मैं इस स्टॉक में जब होऊंगा जब ये अपना 220 का लेवल को ब्रीच कर देगा, क्योंकि उस समय मुझे ऐसा लगेगा कि ये हायर हाइज और हायर लोज बनाने लग गया है। आज के दिन में स्टॉक लोअर हाइज बना रहा है और लोअर लोज भी बना देगा अगर 170 से नीचे क्लोज दे दिया तो।
कल मैंने इस स्टॉक में हल्की फुल्की सेलिंग की थी। हाउएवर अभी भी मैं 80% 90% इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ। 170 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसके बाद मैं सब्सटेंशियल पोजीशन अपनी काटना शुरू कर दूंगा इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट का तरीका ना रैशनल सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए, ना कि जिस भी तरीके की हवा चल रही है उसकी तरफ बह जाओ। इट इज़ ईजियर सेड देन डन, बट दैट इज हाउ वी एज अ इन्वेस्टर हैव टू लर्न। अपने लॉसेस कट करने में ना शर्म मत मानिए कभी भी। आप मान लीजिए कि कई बार मार्केट को हमसे ज़्यादा पता होता है। अब बात करते हैं मेरे दूसरे सबसे ज़्यादा फेवरेट स्टॉक की, प्रेस्टीज, जिसके टेक्निकल्स अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्टॉक ने ये पहला हफ्ता है जब अपने 30 वीक ईएमए से नीचे क्लोज दिया है। पिछले कुछ महीनों से आई वुड से कि इसका प्राइस एक्शन बहुत अच्छा नहीं है। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है इन कंपैरिजन टू निफ्टी, दैट इज ऑल्सो वेरी पुअर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस स्टॉक में मेरे लिए क्या है ना, कि हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब भी ये स्टॉक 30 वीक ईएमए से नीचे जाता है, जैसा कि इसने 2022 में किया था, उसके बाद ये अगले 1.5-2 साल तक, 2.5 साल तक उसी रेंज में ट्रेड करता रहता है। तो मेरा डर इस स्टॉक को लेकर ये है कि कहीं इसका ये वही पीरियड तो नहीं आ गया जब ये 1.5 से 2 साल के लिए इसी रेंज में प्राइस बाउंड मूवमेंट दिखाता रहेगा। हालांकि फंडामेंटली मैं इस स्टॉक में बहुत ज्यादा बुलिश हूं। मुझे ऐसा लगता है कि Q1 और Q2 जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स नहीं थे प्रेस्टीज के, लेकिन Q3 और Q4 बहुत अच्छे रिजल्ट्स होने वाले हैं। तो मैं यहां पर कोई भी बिकवाली नहीं कर रहा, और इसका ट्रेंड उतना भी नेगेटिव नहीं है जितना सेमी होटल का है, क्योंकि अभी भी ओवरऑल स्टॉक बुलिश ट्रेंड में ही है और इसने लोअर हाइज और लोअर लोज बनाने शुरू नहीं किए हैं। Q3 के रिजल्ट्स का मैं इंतजार करूंगा। अगर स्टॉक Q3 के रिजल्ट्स मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक अगेन ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा। 30 वीक ईएमए से ऊपर हमें एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे देगा। लेकिन अगर स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन और हमारी एक्सपेक्टेशन से नीचे अगर रिजल्ट आए तो शायद ये स्टॉक ब्रीच कर जाए, अपनी 30 वीक मूविंग एवरेज से नीचे चला जाए। अब मेरी इस स्टॉक में बाइंग काफी पहले से है, तो मैं बहुत ज्यादा नुकसान में नहीं हूं इस स्टॉक में, लेकिन मैं ऐसे स्टॉक को 2 या 3 साल तक होल्ड करके नहीं रखूंगा जिसके अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस भी कम हो गए, यानी फंडामेंटली भी वो वीक हो गया और टेक्निकली भी वो वीक हो गया, है ना। तो Q3 के रिजल्ट्स इस स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इवन सेमी होटल के भी Q3 के रिजल्ट्स मुझे उम्मीद है कहीं ज्यादा बेटर होंगे इन कंपैरिजन टू Q1 एंड Q2। लेकिन Q1 और Q2 के तो सेमी के रिजल्ट्स भी खराब नहीं थे। मैं कहूंगा कि सेमी के Q1 और Q2 के रिजल्ट्स बिल्कुल खराब नहीं थे, लेकिन प्राइस एक्शन में नजर नहीं आया। वो टेक्निकली अभी भी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा सेमी होटल। प्रेस्टीज के Q1 के और Q2 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं थे, जो एक्सपेक्टेड था। मैनेजमेंट ने पहले ही कह दिया था कि हमारी जो न्यू लॉन्चिंग होगी वो Q3 में होगी। इसी तरीके का एक और स्टॉक है मेरा फेवरेट स्टॉक, इंडिगो, जिसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। अब इस स्टॉक के Q2 के रिजल्ट्स बहुत खराब है, और प्राइस एक्शन पे भी हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने इसको जम के पनिश किया है। अगर इंडिगो का प्राइस एक्शन आप देखेंगे तो लास्ट वीक में इसने गैप डाउन करके 30 वीक ईएमए से नीचे क्लोज किया है, विच इज टेक्निकली वेरी वीक। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस स्टॉक ने बेरिश ट्रेंड पकड़ दिया है, लेकिन 30 वीक ईएमए से नीचे खराब रिजल्ट्स के साथ, यानी फंडामेंटली भी वीक है और टेक्निकली भी वीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन में Q3 और Q4 का तो इंतजार मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन एक बहुत तीखी नजर बना के रखूंगा कि मैनेजमेंट क्या कह रही है, क्या क्लेम कर रही है, क्या अचीव कर रही है, उसके अलावा टेक्निकल चार्ट्स क्या कह रहे हैं। हाँ, एक बात तो श्योर है, मैं खरीदारी इन तीनों में से किसी भी स्टॉक में नहीं करूंगा। मैं इन तीनों स्टॉक्स को लेकर बहुत बुलिश हूं, खासकर प्रेस्टीज और सेमी होटल को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश हूं। मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं आज के दिन में ये, और मुझे आज के दिन में डिस्काउंट में मिल रहे हैं। मैं खरीदारी नहीं कर रहा, खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बॉटम फिशिंग करने का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि हमें नहीं पता कि स्टॉक बॉटम कब बनाएगा, और ऐसी सिचुएशन में हम इतना सारा खरीद लेते हैं किसी एक ही स्टॉक को कि वो हमारे पोर्टफोलियो का एक सब्सटेंशियल हिस्सा हो जाता है, एंड दैट हैज अ पोटेंशियल कि हमको मार्केट से लात मार के बाहर कर सकता है। तो मैं बाइंग कुछ भी नहीं कर रहा, फंडामेंटल्स पे फोकस कर रहा हूं और टेक्निकल पे भी फोकस कर रहा हूं। अगर टेक्निकल्स बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं और फंडामेंटल्स भी मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आते हैं, तो मैं इन स्टॉक्स में आहिस्ता एग्जिट करना शुरू कर दूंगा। Whenever I will do that, I'll make a video about it. इसके अलावा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर लेते हैं। इनकी मैंने वीडियो ही तब बनाई थी जब ये 30 वीक ईएमए से नीचे थे, ट्रेड कर रहे थे। उस समय भी मैंने कहा था कि इन स्टॉक्स पे मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है टेक्निकली, ये और भी ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं और हमें नहीं पता इनका बॉटम कितना है। और आज के दिन में वही सिचुएशन प्ले आउट हो रही है। ये स्टॉक लगातार लोअर हाइज पे लोअर हाइज बना रहे हैं, लोअर लोज पे लोअर लोज बना रहे हैं,
और हमें नहीं पता कि कहाँ पर रुकेंगे। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि इक्विटास में पोटेंशियल है, उज्जीवन में पोटेंशियल है। आज के दिन में नहीं है क्योंकि माइक्रो फाइनेंस की साइकिल खराब हो रखी है और जितने भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं वो सफर कर रही है। लेकिन फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ही स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इक्विटास यूनिवर्सल बैंक बनने वाला है और उज्जीवन ने अपने बैड लोन्स को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया है। तो मैं इन स्टॉक्स को खरीदना चाहता हूं, लेकिन मैं इनको कब खरीदूंगा? मैं इनको जब खरीदूंगा जब ये नीचे जाने के बाद एक बेस बनाना शुरू कर देंगे। उस समय 30 वीक ईएमए भी इनकी नीचे आ जाएगी और ये बार बार क्रिस क्रॉस करेंगे 30 वीक ईएमए को। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये 30 वीक ईएमए से ऊपर ट्रेड करने लग जाएंगे, बार बार क्लोज देने लग जाएंगे। उस समय मैं इस स्टॉक में बुलिश हो जाऊंगा, यानी जो सबसे बॉटम है मैं उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। जब ये स्टॉक मुझे ऐसा लगेगा कि अपना ट्रेंड रिवर्स कर रहा है, उस समय मैं इस स्टॉक को खरीदूंगा। ठीक है, तो आज के दिन में मेरी बहुत छोटी ट्रैकिंग पोजीशन ही है इस स्टॉक में, शायद 5 या 10% के आसपास। मैं इस स्टॉक का बेस बनाने का इंतजार कर रहा हूं कि ये बेस कब बनाएंगे। शायद सभी स्टॉक जो भी मैंने इस चैनल पर डिस्कस किए हैं आज तक, उन सबके टेक्निकल वैल्यूएशन हमने कर ली है, हमने डिस्कस कर लिया है। टेक्निकल वैल्यूएशन को ना हमेशा वेटेज दीजिए। सिर्फ मैं जानता हूं फंडामेंटल इन्वेस्टर यूजुअली टेक्निकल एनालिसिस को टोटली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल्स को हमेशा फंडामेंटल्स के साथ मिक्स करके देखना चाहिए। हाउएवर जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा टेक्निकल्स को देखते रहते हैं, हमेशा चार्ट्स को देखते रहते हैं। वीकली चार्ट्स से नीचे जितने भी टाइम फ्रेम्स हैं, इन सब टाइम फ्रेम्स में ना अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि फ्लक्चुएशन शेयर मार्केट में एन नंबर ऑफ रीजन से होती है, लेकिन जो वीकली टाइम फ्रेम पे होते हैं और मंथली टाइम फ्रेम होते हैं वो ना किसी भी आर्बिट्रेरी रीजन की वजह से नहीं होते, वो एक फंडामेंटल के रीजन की वजह से ही स्टॉक ऊपर या नीचे जाता है ना। तो डेली चार्ट देखने की बजाय मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एट द एंड ऑफ द मंथ आप चार्ट देख सकते हैं कि एक्चुअली में ट्रेंड में क्या चेंज हुआ है, और उसके बाद एक सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं जिसके हिसाब से आप किसी भी स्टॉक को खरीदेंगे या बेचेंगे। आर्बिट्री नहीं, मतलब कोई मैं बोल रहा हूं या कोई और यूट्यूबर बोल रहा है या इंस्टाग्राम पे कोई बोल रहा है उसके बेस पर नहीं, इसके बेस पर कि आपने पढ़ाई कितनी की है, रिसर्च कितनी की है, उसके बेस पर स्टॉक को खरीदो या बेचो, है ना। और टेक्निकल्स को भी इंटीग्रेट करने का तभी फायदा होता है, सिर्फ टेक्निकल आपको कहीं नहीं ले जाएंगे। और सिर्फ फंडामेंटल्स में समस्या यह है कि कई बार पेन पीरियड बहुत लंबा होता है, स्टॉक 3 साल तक 4 साल तक साइडवेज ट्रेंड करता रहता है, कोई रिटर्न नहीं देता। मार्केट ना हमेशा रैशनली आपको रिवार्ड नहीं करती कि मतलब हर क्वार्टर में अब की बार बढ़िया रिजल्ट आए हैं तो बढ़िया प्राइस एक्शन होगा, ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है कि 3 साल तक 4 साल तक मार्केट चुप बैठ जाती है और आपको लगातार एक साथ रिटर्न दे देती है, जैसे आईटीसी ने किया था, रिमेंबर दैट। तो एटलीस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमेशा टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को क्लब करके ही चलना चाहिए। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, रिसर्च करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।